Hello students, welcome back to this amazing platform Vizali Academy. This is your Rohit sir. Today we are going to discuss about the very last topic of the chapter number 1 class 12th biology sexual reproduction in plants. That means हम लोग आज पढ़ेंगे सीड और फ्रूट्स के बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सीड के टाइप्स जिसमें एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड, इसके बाद हम फ्रूट्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में हम सीड में सीड डोरमेंसी के बारे में स्टडी करेंगे, सीड वायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस और हम पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं सीड के बारे में कि आखिर सीड जो है ये सीड क्या है। तो सीड आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि सबसे अंतिम प्रोडक्ट होता है किसका भाई? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो कहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं। ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्टों में एक एंडोस्पर्म, ठीक है, इसके साथ में आपका एम्ब्रियो बनता है। तो उसमें जो रिजल्ट बना है एक सीड, जैसे जब वो डेवलप करता है और फ्रूट्स बनता है तो फ्रूट्स के इंक्लोज यानी उसके अंदर में सीड्स के भी फॉर्मेशन होते हैं। क्या है? कह रहा है कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो आपको पता होगा कि जो इस प्रकार से आपका अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पिस्टिल अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से आपका एक डायग्राम बनता है जिसमें आप इस सबसे ऊपर वाले डायग्राम को आप सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये जो मिडिल में जो लॉन्ग सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और जो सबसे नीचे में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर में इस प्रकार से आपका एक ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, ये ओव्यूल, और यही जो ओव्यूल है बाद में जब ये ओव्यूल, इसे हम ओव्यूल कहते हैं, और ये ओव्यूल जब फर्टिलाइज जब होता है तो यह ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड में। और यह जो ओवरी है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट्स में, यानी फ्रूट बना देता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स, यानी जो आपका फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स के अंदर में, इनसाइड का मतलब होता है अंदर में आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो फर्टिलाइज स्ट्रक्चर बनेगा, यानी ओव्यूल बाद में जो फर्टिलाइजेशन करके जो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम सीड कहते हैं। ठीक है, हमारा जो सीड रहेगा, अ सीड टिपिकली कंसिस्ट, ये जो सीड है वह 3 लेयर इसमें होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला है सीड कोट, दूसरा है कॉटिलिडोन और तीसरा है एम्ब्रियो एक्सिस। इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, सीड कोट क्या है? द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड, जो बीज के बाहर में जो स्ट्रक्चर होता है, जो जिसे हम कवरिंग स्ट्रक्चर या खोली कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जनरल लैंग्वेज में तो उसे ही हम सीड कोट कहते हैं। जैसे आप चना देखे होंगे, चना को जब हम क्या करते हैं कि उसको पानी में जब डाल देते हैं, उसको जो फूल जाता है तो फूलने के बाद जो बाहर का जो लेयर जो निकल जाता है देखे होंगे वो सीड कोट कहलाता है। दूसरा है कॉटिलिडोन्स। क्या है कॉटिलिडोन्स? द सीड लीव्स दैट स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो जो उसके अंदर में जो बन रहा है, ठीक है, उसको फूड नरिशमेंट देने के लिए कॉटिलिडोन्स के पास फूड रिजर्व होते हैं, स्टोर होते हैं। वो जो चना के ऊपर वाले अपने खोल को हटाया उसके बाद वो जो ऐसे चिपका होता है, ऐसे 2 भाग में जो खुला, ठीक है, तो जो दोनों सरफेस एरिया आपको नजर आती है वही कॉटिलिडोन्स होता है। ठीक, नेक्स्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है? कर द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो दैट फॉर्म्स द रूट एंड शूट। रूट का तो समझ गए होंगे, रूट का मतलब जड़ होता है, शूट का मतलब होता है, जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर यह मिट्टी है और इसके ऊपर अगर हम इस प्रकार से अगर प्लांट्स ऐसे बना रहे हैं और ये नीचे मिट्टी के नीचे में जड़ बन रहा है, तो इस मिट्टी के नीचे वाले प्लांट्स के में मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रूट, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं शूट। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया टोटली पार्ट को हम लोग कहते हैं शूट। ठीक है, तो ये था आपका सीड और सीड के लेयर्स। ये एनसीईआरटी डायग्राम्स दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में हम देखते हैं एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड के बीच डिफरेंस। ये 2 प्रकार के सीड आपने पढ़ी होगी। एल्बुमिनस को हम लोग इंडोस्पर्मिक
सीड भी कहते हैं। यानी ये बात हो रही है सीड के केस के लिए। और नॉन एल्बुमिनस को हम नॉन एंडोस्पर्मिक भी कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये सीड के ही केस में है, ठीक है। एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड में हम कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर ये कंपैरिजन क्या है, ये सीड क्या क्या होते हैं। जैसे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक ट्रिपल फ्यूजन उसमें प्रोसेस होती है, उसका जो रिजल्ट होता है एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म बनता है, तो एंडोस्पर्म एक प्रकार का फूड रिजर्वर है, ठीक है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आपने देखा था। तो यहां पर ये जो एंडोस्पर्मिक फूड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या है एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस देखिएगा। कौन कौन से केस में क्या होता है, कह रहा है कि एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड, यानी कि ये वैसे सीड होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। इस बात को गौर कीजिएगा, ये वैसे सीड्स होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म होता है। अब होता है तो क्यों होता है, आगे हम लोग समझेंगे। और इसमें क्या है कि एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन मैच्योर सीड, यानी कि इनमें एंडोस्पर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये नॉन एल्बुमिनस, नाम में ही लग रहा है नॉन, नॉन का मतलब क्या होता है, नॉन का मतलब होता है नहीं, यानी वैसे बीज जिसमें आपका एंडोस्पर्म नहीं मौजूद होता है। और एंडोस्पर्म क्या होता है हमने देखा है पिछली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फूड इज स्टोर्ड मेनली इन द एंडोस्पर्म। अब सीधी सी बात है कि इसमें अगर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म फूड रिजर्वर है तो फूड इसी के पास होगा। बट इन द केस ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, फूड जो होते हैं, फूड इज स्टोर्ड मेनली इन द कॉटिलिडोन्स। इसमें कॉटिलिडोन्स में आपका फूड क्या होता है, कॉटिलिडोन्स में स्टोर होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है एम्ब्रियो इज यूजुअली स्मॉल, यानी कि एल्बुमिनस सीड में जो एम्ब्रियो जो बनते हैं वो एम्ब्रियो छोटे होते हैं, साइज में आकार में छोटे होते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो इसमें एम्ब्रियो होता है, नॉन एल्बुमिनस में जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, यानी बड़ा होता है। इस और बड़ा होने का कारण भी इसके पीछे, अब कारण आपको बताते हैं हम। इसमें क्या होता है कि एल्बुमिनस सीड में जो एंडोस्पर्म पाया जाता है, वह आपको पता है कि एंडोस्पर्म क्या करता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट देने का काम करता है, ठीक है। तो जब अगर ये एम्ब्रियो कंप्लीट अपना नरिशमेंट एम्ब्रियो को दे देगा तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये अपने पास जितने भी मटेरियल्स होते हैं सब एम्ब्रियो को नहीं दे पाता, जिसकी वजह से इन सीडों में कुछ एम्ब्रियो बच जाते हैं, कुछ एंडोस्पर्म्स बच जाते हैं। तो इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है एंडोस्पर्मिक सीड। दैट मींस दे आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये जो एंडोस्पर्म्स होते हैं यह एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीट कंज्यूम नहीं होते हैं, कंप्लीट खत्म नहीं होते हैं, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ नॉन एल्बुमिनस सीड द एंडोस्पर्म्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, इसका डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म पूरी तरह से क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए तो बोला गया कि एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब क्या, पहले से नहीं था पहले से, लेकिन जो एम्ब्रियो को डेवलप करता है तो एम्ब्रियो को डेवलप करने में अपना सारा चीज लगा दिया और खुद खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए इसमें आपका क्या होता है, लार्ज एम्ब्रियो बनता है। फिर कह रहा है कॉटिलिडोन्स आर द थिन एंड मेम्ब्रेनस, ठीक है। इसमें जो कॉटिलिडोन्स होता है वह थिन होता है, यानी पतला होता है, और मेम्ब्रेनस होता है। यहां पे एक गलत दिया हुआ है, यहां पे भी आपका कॉटिलिडोन्स होगा, ठीक है। कॉटिलिडोन्स इज थिक एंड फ्लैसी। थिक का मतलब थोड़ा सा मोटा होगा। जो नॉन एल्बुमिनस वाले जो सीड होते हैं उनमें जो कॉटिलिडोन्स होती है, उनका जो लेयर होता है कॉटिलिडोन्स का, वो थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी फ्लैसी होते हैं, सब चिकनी होती है थोड़ी सी। लेकिन इसमें क्या होगा, थिन होगा और मेम्ब्रेनस होगा, नहीं मेम्ब्रेन इसके ऊपर पाया जाएगा, परत पाया जाएगा। जो एल्बुमिनस का सबसे मेन एग्जाम्पल है, एक है मेज, व्हीट, राइस, यानी मक्का, गेहूं और चावल, ये सब तो मेन एग्जांपल है। इसलिए आप देखेंगे कि सफेद भी आपको नजर आता है। ये वैसे है नहीं ये कंपैरिजन, लेकिन अगर आप इसको याद रखने की कोशिश करें तो जिस सीड को अगर हम क्या कर दिया इसे वो उसको अगर हम लोग तोड़ते हैं या फिर कुचलते हैं तो आपको व्हाइट व्हाइट पूरा नजर आता है। और इसके कुछ मेन एग्जांपल पी हो गए, यानी मटर, ग्राम यानी कि चना, बीन यानी कि सेम, ठीक है, ये चीज। लेकिन अब आप एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस सीड पढ़ चुके। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग टॉपिक को देखते हैं। जैसे नोट्स में एक टॉपिक है कि इन सम सीड, जैसे ब्लैक पेपर, आप काली मिर्च देखे होंगे, ठीक है, जीरा के साथ में आप एक जो काली मिर्च आती है उसको आपने देखा होगा, वो और बीट रूट, इनमें क्या होता है, एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट मिलता है,
एम्ब्रियो। वैसे तो हमें पता है कि एंडोस्पर्म नरिशमेंट देता है, लेकिन कुछ केस में एम्ब्रियो की जगह पर जो नरिशमेंट देने वाले होते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, एक लाइन और हम लोग देख लेते हैं उसके बाद। कह रहा है कि पेरिस्पर्म इज द रेसिडुअल न्यूसेलस। अब ये न्यूसेलस कहां था, देखिएगा आप लोग, ये एक डायग्राम है आपका ओव्यूल का, ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप गौर कर पा रहे होंगे, इस डायग्राम में ध्यान समझिएगा इस डायग्राम को, ठीक है। ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है। इसमें कह रहा है, पहली बात कि आप मार्किंग कीजिए एम्ब्रियो सैक को, ये है आपका एम्ब्रियो सैक, और इसके बाहर में जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, छोटा छोटा ये सब जितने स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये सब के सब क्या है, न्यूसेलस है, ठीक है। कह रहा है कि पेरिस्पर्म इज द रेसिडुअल न्यूसेलस प्रेजेंट इन सम सीड्स विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। यानी कि आपका इस केस में क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म इसी न्यूसेलस का, जो आप एम्ब्रियो सैक आपने जो पढ़ा था, ठीक है, आपने जो एम्ब्रियो सैक जो आपने पढ़ रखा था, इसमें जो एम्ब्रियो सैक आपने पढ़ा था, ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर स्ट्रक्चर में, यानी जो बाहर स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे न्यूसेलस कहते हैं। यह न्यूसेलस क्या करते हैं कि इसमें एम्ब्रियो सैक में जो प्रोसेस हुई थी डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका यहां पे ये जो सेंट्रल सेल है, इसमें दो ठो आपके सेल मिलकर, यानी दो पोलर न्यूक्लियाई मिलकर, सॉरी दो सेल दो पोलर न्यूक्लियाई मिलकर क्या करते हैं, जो एंडोस्पर्म बनाते हैं, उसको ये बाहरी से नरिशमेंट देने का काम कर रहा है कौन, न्यूसेलस। तो वही जो बचा हुआ जो न्यूसेलस होता है, रेसिडुअल न्यूसेलस होता है, वो क्या करता है कि उसी को, मतलब अगर आपके एग्जाम में आए कि पेरिस्पर्म क्या है, तो रेसिडुअल न्यूसेलस है। रेसिडुअल बचा हुआ जो न्यूसेलस होता है डेवलपमेंट के दौरान, उसी को पेरिस्पर्म कहते हैं। तो पेरिस्पर्म ही एम्ब्रियो को नरिश करने लगता है। तो ये स्पेशल केस होती है जिसमें आप ब्लैक पेपर और बीटरूट को याद रखेंगे। ये था आपका एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आपका देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीड डॉर्मेंसी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सीड डॉर्मेंसी किसे कहते हैं? सीड डॉर्मेंसी एक्चुअली में जो बीज होते हैं, आपके घर में बीज, आप बहुत सारे अपने बीज देखी होगी, तो जो बीज होता है वो बीज क्या कभी कभी हम लोग करते हैं कि जैसे इस साल हमने अगर धान की खेती की तो कुछ धान उसमें से हम बचा लेते हैं अगले साल की खेती के लिए। तो वो जो धान का जो बीज था, वो जो पैडी का जो सीड था, वो प्रिजर्व हो जाता है। और प्रिजर्व जब हम रख लेते हैं तो जिस कंडीशन वो प्रिजर्व रहता है और जर्मिनेट नहीं कर पाता है, उसी कंडीशन को हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं। सीड डॉर्मेंसी इज डिफाइंड एज स्टेट यानी अवस्था इन विच सीड्स आर अनेबल टू जर्मिनेट। वही बात हो गई, यानी कि सीड डॉर्मेंसी एक ऐसा अवस्था है सीड का जिसमें वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, यानी अनेबल टू जर्मिनेट। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं काउजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी। क्या है? कह रहा है हार्ड सीड कोट। ऐसा भी कभी कभी होता है कि किसी बीज का जो आउटर लेयर, तुरंत हमने सीड कोट पढ़ा, सीड कोट जो आउटर लेयर होता है, बाहर का जो लेयर होता है, वो बहुत हार्ड होता है, जिसके वजह से प्रिवेंट वाटर एंड ऑक्सीजन एंट्री, जिसके वजह से जो आपको सीड को ग्रो करने के लिए जो सप्लीमेंट चाहिए, जैसे वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी का एंट्री रुक जाता है, तो सीड कहां से ग्रो कर पाएगा? तो ये कारण हो सकता है। फिर केमिकल इनहिबिटर्स, जो प्लांट्स में जो केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं वो सीड में भी मौजूद होगा, जैसे सब्सटेंसेस लाइक एब्सिसिक एसिड इन ABA। अब प्लांट फिजियोलॉजी में एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़िएगा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि एक ऐसा केमिकल या ऐसा हार्मोन है प्लांट का जो सीड्स को या फ्रूट्स को जर्मिनेट होने से क्या करता है, रोकता है, तो इनहिबिट्स जर्मिनेशन। तो ये भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो गया। इमैच्योर एम्ब्रियो, इमैच्योर एम्ब्रियो का मतलब क्या है भाई, यानी कि मैच्योर परिपक्व नहीं हुआ है। एम्ब्रियो नीड टाइम टू डेवलप। अब मान लेते हैं कि एम्ब्रियो को, जैसे एम्ब्रियो डेवलप करेगा तभी तो वो जर्मिनेट कर पाएगा, तो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए टाइम मिला ही नहीं, तो डेवलपमेंट कहां से करेगा? तो ये भी एक नेचुरल कारण हो सकता है। फिर कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेशल कंडीशंस। अब सीड को तो ग्रो करना है, तो हम तो हाथ पे रख के ग्रो करा नहीं सकते किसी भी बीज को, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? सुटेबल सनलाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए मिट्टी चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है, पानी भी चाहिए, उसके लिए मिट्टी भी चाहिए, यानी सॉइल चाहिए, तभी तो जाके जर्मिनेट करेगा। तो ये सब स्पेशल कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर ये सारी चीजें नहीं मिलती है तो आपका सीड डॉर्मेंट हो जाता है, यानी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। क्या सीड डॉर्मेंसी के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फायदे हैं? तो हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी। कह रहा है हेल्प सीड सर्वाइव
एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस। एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब यह है कि सीड डोरमेंसी हुआ है जो सीड को प्रिजर्व करके रखता है सालों साल तक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखता है और सर्वाइव कराता है ऐसे कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में, जहां पर क्या उसको बोलते हैं, वो सीड मर सकता था, सीड खत्म हो सकती थी। फिर कह रहा है इंश्योर जर्मिनेशन एट द राइट टाइम। अब इसमें यह भी है कि अगर हमको मन है कि हमने जो मक्के के बीज रखा है वो हम 4 साल के बाद उसको जर्मिनेट कराएंगे, तो कैसे जर्मिनेट उसको कराएंगे 4 साल के बाद, वो किस कंडीशन में रखेंगे, तो वो कंडीशन आपका सीड डोरमेंसी होगा, यानी वो सीड डोरमेंट रहेगा, बच के रहेगा, अंकुरन उसमें नहीं होगी। तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने मन के मुताबिक आप उसको क्या कर सकते हैं, सही समय को देखकर आप जर्मिनेट करा सकते हैं। कर प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ द सीडलिंग्स। होता क्या है कभी कभी कि सीड आपका कहीं पेड़ है, प्लांट है, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम पेड़ देख लेते हैं ऐसे, तो इसके नीचे बीज बहुत सारे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लग जाते हैं। तो सीड डोरमेंसी वो प्रोसेस है, वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग नहीं होती है पेड़ों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे समझते हैं नेक्स्ट सीड वायबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है सीड वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन समझिएगा। ड्यूरेशन मतलब आपको पता है कि टाइम टेकन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है सीड वेबिलिटी? कह रहा है सीड वेबिलिटी इज द एबिलिटी, यानी एक क्षमता है, किसकी क्षमता है, ऑफ द सीड, यानी बीजों की क्षमता है, टू रिमेन अलाइव, क्या करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, एंड कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन इनटू हेल्दी सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशंस। यानी कि सीड वेबिलिटी एक प्रकार की बीजों की क्षमता है, एबिलिटी है, जिसमें वह जिंदा रहता है बहुत समय तक और कैपेबल होता है जर्मिनेट करने के लिए इनटू अ हेल्दी सीडलिंग, यानी कि एक हेल्दी प्रॉपर एक हेल्दी प्लांट बनाने के लिए, बीज निकालने माने बीज से अंकुरन होने के लिए ये क्या करता है कि प्रिजर्व रखने का वो एक एबिलिटी है, क्षमता है, जिसमें किसी भी बीज का क्या होता है कि एक ड्यूरेशन होती है कि इतने समय के बाद वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो कितने समय तक कर सकता है, थोड़ा आगे देख लेते। कर रहा है सम सीड्स आर वायबल फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसे हम महीनों दिन तक बचा कर रख सकते हैं, मतलब वेबिलिटी में जर्मिनेट कराना, अंकुरित कराना। एंड सम सीड्स कैन ग्रो आफ्टर सम ईयर्स, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम 2 साल 3 साल 4 साल बाद जर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है, उससे अंकुरन करा सकते हैं। करा बट सम अमेजिंग रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग स्टैट्स आर सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स। ये तो हो गई बात कि कुछ महीनों तक रहेंगे और कुछ क्या होते हैं, कुछ सालों तक रहेंगे, सम ईयर्स तक। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताने वाला हूं कि 1 2 3 4 नहीं, आप जितना सोच नहीं सकते उतने साल तक उन्होंने अपने सीड डोरमेंसी में रहे, ठीक है, और वो सीड के उसकी जो ड्यूरेशन थी, वेबिलिटी थी, वो बहुत लंबी रही। कौन कौन देखते हैं। सीड ऑफ लुपिन्स, लुपिन्स जो सीड होते हैं, ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर। 10,000 साल तक भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाया, 10,000 साल के बाद जर्मिनेट हुआ। आप सोच सकते हैं कि लुपिन एक ऐसा सीड था जो कि 10,000 साल तक जर्मिनेट नहीं हुआ। और एक और है डेट पाम के बारे में बात करें, डेट पाम के बारे में, फाउंड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऑफ किंग हेरोड पैलेस, ठीक है, किंग हेरोड का पैलेस है जो कि डेड सी के नजदीक पड़ता है, डेड सी यानी मृत सागर के यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं। जर्मिनेटेड आफ्टर 2000 ईयर्स, एक ऐसा डेड पाम, ठीक है, खजूर जो कि लगभग 2000 साल के बाद जर्मिनेट होकर प्लांट बना। तो ये ड्यूरेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे कड़ी में हम लोग का है फ्रूट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल फ्रूट्स है। क्या कह रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मेक्स फ्रूट। ओवरी जैसा कि आप समझ रहे हैं, जैसे कि ये इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं तो ये ऊपर का तो स्टिग्मा हो जाता है, ये स्टाइल हो जाता है, ये जो नीचे का जो बेसल पार्ट आप देखते हैं इसके नीचे में आपका ये होता है थैलेमस। ये जो ओवरी है ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी डेवलप कर जाता है क्या में, फ्रूट्स में, एंड ओवरी वॉल बिकम फ्रूट वॉल। और जो बाहर जो वॉल नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है फ्रूट वॉल, जिससे हम पेरिकार्प भी कहते हैं। करा इन मोस्ट प्लांट फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी ओनली दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। स्पेशल के समझिएगा, अंडरलाइन कर रहे हैं हम, इसमें हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप, कहां कहां, एक यहां पे ट्रू फ्रूट्स। कह इन मोस्ट प्लांट फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी ओनली दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। यानी कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो डायरेक्टली कहां से डेवलप करते हैं, ओवरी से। तो जो ओवरी से डेवलप कर रहा है, ध्यान दीजिए, जो ओवरी से डेवलप कर रहा है उसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। और कह रहा बट फ्यू प्लांट्स
द फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम द पार्ट अदर देन ओवरी, यानी ओवरी को छोड़कर जो दूसरे जगह डेवलप करते हैं, दिस फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। यानी ओवरी को छोड़कर अदर पार्ट, कोई अदर पार्ट, ठीक है, हम अदर पार्ट ले लेते हैं, अगर अदर पार्ट से डेवलप किया तो उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे इसका एक एग्जांपल हम बताते हैं अदर पार्ट में। अदर पार्ट में एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या ले लेते हैं, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस जो कि आपका ओवरी के नीचे में होता है, इस थैलेमस से डेवलप करके बनता है एप्पल, ठीक है, एप्पल। जैसा कि आप एग्जांपल में देखोगे एप्पल, केशू, स्ट्रॉबेरी, तो ये थैलेमस से एप्पल डेवलप करता है, तो और ये ओवरी के अलग हो गया, नहीं ओवरी से अलग बिल्कुल हो गया, तो थैलेमस से जब डेवलप कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। बट फर्दर फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और ये फ्रूट्स सीडलेस भी होते हैं, दैट मींस दे आर सीडलेस। जैसे इनका सबसे बड़ा एग्जांपल है बनाना स्पेशली, ठीक है। अब ये तो फ्रूट्स के टाइप, जिसमें आपने 3 टाइप देखा। एक आपने देखा ट्रू फ्रूट्स, ठीक है, जो कि ओवरी से डायरेक्ट बनेगा उसको ट्रू फ्रूट्स कहेंगे, ओवरी को छोड़कर अगर दूसरे पार्ट से बनेगा तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और जैसे हमने थैलेमस एक एग्जांपल लिया था, और जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। एक फल का डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा इस प्रकार से यहां पे, ठीक है। इस फ्रूट्स में अगर हम लेयरिंग करें एक टॉपिक को, जैसे आप समझिएगा कि अगर हम लेयरिंग करते हैं, जैसे आपने देखा एक पेरिकार्प नाम का एक वर्ड आपने देखा, ठीक है। सबसे पहली बात कि एक मैंगो का ट्रांसवर्सनल सेक्स यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल कट है आपका, ठीक है, जिसमें आपको लेयरिंग करनी है। ये जो बाहर वाला जो सबसे एरिया होता है, बाहर वाला जो आम के ऊपर में जो छिलका होता है, उसे हम कहते हैं इपिकार्प, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है जो पीला कलर में आपको नजर आ रहा है, जिसे हम खाते हैं, ये होता है मेसोकार्प, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो भाग एकदम बीच में, इसे हम कहते हैं सीड। और ये सीड के ऊपर में एक भाग लगा होता है, ये वाला, ये एरिया, ठीक है, जिसे हम एंडोकार्प कहते हैं। और आपका एपिकार्प, दूसरा है मेसोकार्प, और तीसरा है एंडोकार्प। ये तीनों कार्प मिलाकर हम इसे पेरिकार्प कहते हैं, यानी कि ये वॉल ऑफ ओवरी से डेवलप हुए पार्ट्स हैं। और बाकी जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल डेवलप करके ये क्या बना लेता है, सीड बना लेता है। तो आप ये लगता है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, आप इसे याद रखेंगे पेरिकार्प क्या है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारा नाम है, जिसका नाम है एपोमिक्सिस। क्या भाई एपोमिक्सिस? जैसे हमने अभी बिना फर्टिलाइजेशन के, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बनता है, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो बिना फर्टिलाइजेशन का सीड भी तो बनता होगा, चलिए देखते हैं। एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बन रहा था तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कह रहे थे। और इसमें ये जो जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये भी आप याद रखेंगे। तो कह रहा है जब बिना फर्टिलाइजेशन के आपका सीड बनता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस, विच आर एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग और अदर डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। इस केस में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट जो अनफर्टिलाइज एग है, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक में जो एग था, आपने जो एम्ब्रियो सैक पढ़ा था इस प्रकार से, ठीक है, आपने ऐसे पढ़ा था इस प्रकार से। तो ये जो आपका एक सेल होता है बीच में, एक सेल बिना फर्टिलाइजेशन के या फिर कोई दूसरा डिप्लॉयड सेल क्या करता है कि सीधा ऑफस्प्रिंग बना देता है। यानी कि ऑफस्प्रिंग का मतलब यहां पर अगली नई प्रजाति के बारे में बात कर रहा है, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है। तो उसी यही प्रोसेस को हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। जनरली बिना फर्टिलाइजेशन का जो सीड बनाने का जो प्रोसेस है बिना फर्टिलाइजेशन के, यह अप्रोक्सीमेटली अगर बोला जाए या फिर जनरली बोला जाए तो घास में करा जाता है। क्योंकि एक साथ अगर हमको बहुत घास के अगर मतलब बहुत सारे घास अगर ग्रास चाहिए तो उसके लिए वैसे सीड का यूज करते हैं जो एपोमिक्टिक हो, यानी एपोमिक्सिस वाले सीड हो, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कर जाए, वो प्लांट बाहर निकल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? पॉलीएम्ब्रियोनी इज द कंडीशन, यानी एक प्रकार का कंडीशन है इन विच, जिसमें मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से एक एम्ब्रियो डेवलप्स विद इन अ सिंगल सीड।
जब किसी एक बीज के अंदर में बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है साइट्रस फ्रूट। जैसे साइट्रस फ्रूट आप देखे होंगे, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब फ्लैशी फ्रूट्स वगैरह वे सब साइट्रस फ्रूट्स में आते हैं। अब इसमें एक स्पेशल चीज है, क्या कर रहा है, इन मैनी स्पीसीज ऑफ साइट्रस एंड मैंगो। अब आप दिमाग लगाइए, मैंगो में भी बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं। आप ऐसे समझ रहे होंगे कि एक सीड होता है तो सीड तो एक होती है, लेकिन एम्ब्रियो उसमें बहुत सारे बनते हैं। मैंगो सम न्यूसेलर सेल्स। अब न्यूसेलर सेल्स कहां है, ये हमारा एक ओव्यूल का डायग्राम है, क्लियर है। ओव्यूल के बीच में ये वाला जो डायग्राम है, ये देख रहे होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, यह कहलाता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक के बाहर ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है बीच वाला, ये स्ट्रक्चर, ये वाला सब, इसे हम कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है। तो इसे न्यूसेलस से जब आपका क्या होता है कि अराउंड द एम्ब्रियो सैक प्रोट्रूड का मतलब क्या था, बढ़ना या धंसना। जब ये न्यूसेलस इधर से अटैक करते हैं किस पे, आपका इस क्या उसको बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक पे। क्यों एम्ब्रियो सैक पे, क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में ही आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये इधर से अटैक करते हैं, यानी प्रोट्रूड का मीनिंग जो होता है वो होता है इसका मतलब बढ़ना, आगे चलना या धंसना। इनटू एम्ब्रियो सैक फॉर एम्ब्रियो सैक टू फॉर्म एम्ब्रियोज, यानी एम्ब्रियो बनाने के लिए, एक नहीं बहुत सारे एम्ब्रियो बनाने के लिए जब न्यूसेलस क्या करता है, एक न्यूसेलर सेल डेवलप करता है और आगे बढ़ता है एम्ब्रियो सैक की तरफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। लेकिन आप इतना डीप नहीं जाएंगे, बस आप यही समझेंगे कि जब किसी एक सिंगल सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो पाया जाए तो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये था आपका टॉपिक जिसमें हमने सीड के बारे में पढ़ा, फ्रूट्स के बारे में, जिसमें हमने और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करी, जिसमें सीड डोरमेंसी हमने पढ़ा, इसके अलावा एपोमिक्सिस पढ़ा, ठीक है, हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ा, ठीक है। आई होप ये पढ़ने के बाद सीड और फ्रूट्स के टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं रहा होगा, ठीक है। आप ऐसे ही बायोलॉजी की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एजाइल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल एजाइल एकेडमी पे। ऐसे ही बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल।